जीएस घुरिये, वन ऑफ द रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखा और अब हम लोग जीएस घुरिये को देखेंगे। तो इधर मैं कंटिन्यूअस इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को लेकर के आ रही हूँ और होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। तो आज जो टॉपिक हम लोग लेके चले हैं वो है जीएस घुरिये का टॉपिक, जो कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में, जहाँ जहाँ सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटीज़, हर कॉलेजेस के सिलेबस में जीएस घुरिये हैं, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया है। तो इन्हें हमें पढ़ना होगा और अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से इनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन हैं हमारी सोसाइटी को लेकर के, सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में इनके क्या कंट्रीब्यूशन हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो। जीएस घुरिये, जिनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये, एंड इन्हें क्या जाता है फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने देख लिया है, जब हम लोग सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट पढ़े, बहुत दिनों पहले मैंने वो वीडियो डाला था। फिर इधर कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी पढ़े, उसमें भी हम लोगों ने हिस्ट्री और डेवलपमेंट को देखा है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1919 में, तो सबसे पहले पैट्रिक गेट्स आते हैं जो कि न्यूजीलैंडर होते हैं, और उन्होंने जीएस घुरिये को सिलेक्ट किया और मुंबई यूनिवर्सिटी में, बम्बई विश्वविद्यालय में उन्हें स्थापित किया समाजशास्त्र विभाग में। तो कहा जा सकता है कि ये पहले सोशियोलॉजिस्ट थे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहते हैं, कि जो कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी में आपने समझा है ना उस वीडियो में कि सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया क्या होता है, सोशियोलॉजी इन इंडिया क्या होता है और इंडियन सोशियोलॉजी क्या होता है। तो इंडियन सोशियोलॉजी, जो कि इंडियन अगर सोसाइटी को हमें समझना है तो यहाँ के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, स्पेसिफिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की ज़रूरत है, जिसको हम इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। तो इंडियन सोशियोलॉजी के इन्हें हम फादर के रूप में जानते हैं। इनका जन्म जो हुआ वो 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के मालवा में हुआ है। ठीक है, 12 दिसंबर 1983 में हुआ है। And in 1919 he received a gold medal in Sanskrit and later in English from the कॉलेज एल्फिस्टन कॉलेज मुंबई इन द फर्स्ट क्लास। आप जानते हैं कि 1919 के पहले समाजशास्त्र को भारत में प्रोफेशनली पढ़ाया नहीं जाता था। 1919 में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो जीएस घुरिये बेसिकली संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है। और फिर उसके बाद से इन्होंने इंग्लिश में भी अपनी पढ़ाई की, इंग्लिश विषय में भी, और जो बम्बई का एल्फिस्टन कॉलेज है, बहुत नामी गिरामी कॉलेज है, वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट क्लास से पास किया, इंग्लिश भी और संस्कृत में तो गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया। And in 1919 again he was selected as lecturer in Sanskrit in Elphinstone College। 1919 में ही बहुत उपलब्धि का वर्ष माना जा सकता है जीएस घुरिये के लिए ना। हम लोग के भी लाइफ में कभी कभी कोई साल बड़ी उपलब्धि का होता है कि उस साल हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ को पाते हैं। 1919 का कहा जा सकता है कि ये वर्ष जीएस घुरिये के लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्धि का वर्ष रहा, क्योंकि 1919 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया संस्कृत से। उसी साल इनका एज अ लेक्चरर प्लेसमेंट हुआ एल्फिस्टन कॉलेज में। किस विभाग में? संस्कृत डिपार्टमेंट में। और 1919 में ही पैट्रिक गिडिस वॉज इन्वाइटेड टू टीच सोशियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। और 1919 में एक तरफ पैट्रिक गिडिस को इनवाइट किया जाता है कि चूँकि नया सोशियोलॉजी विषय शुरू हो रहा है, तो उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और यहाँ के टीचिंग से जुड़िए। तो ये अब किस तरह से शुरुआत हो रही है आप देखिए। इस सारे को हम रिमूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट।
ये नेक्स्ट स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। यस, ओके। अब हम देखते हैं कि पैट्रिक गिट्स सेलेक्टेड घूरिये टू रिसीव ट्रेनिंग इन सोशियोलॉजी। तो पैट्रिक गिट्स का सिलेक्शन होता है बम्बई विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए, और फिर पैट्रिक गिट्स ही घूरिये को सेलेक्ट करते हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें वो भेजते हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। ठीक है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ये देखिए यहाँ पर इनको भेजा जाता है। एंड ऑन हिज रिकमेंडेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सेंट घूरिये टू लंदन। लंदन में घूरिये को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, और ये कौन रिकमेंड करता है? ये पैट्रिक गिट्स ही रिकमेंड करते हैं। वहाँ पर ये पहले LT हॉब हाउस के अंडर में ट्रेनिंग लेते हैं, और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के WH रिवर्स से ट्रेनिंग लेते हैं। WH रिवर्स जो हैं वो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने गए हैं। आप एंथ्रोपोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो WH रिवर्स को ज़रूर पढ़ेंगे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर फिर LT हॉब हाउस के अंडर में ट्रेनिंग के बाद से इनकी ट्रेनिंग WH रिवर्स के अंडर में होती है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। एंड अंडर हिज गाइडेंस ही कंप्लीटेड हिज रिसर्च। वहाँ पर वो रिसर्च के लिए जाते हैं, और WH रिवर्स के अंडर में ही उनकी PhD होती है। और किस टॉपिक पे होती है? एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। कास्ट में इनका शुरू से ही रुचि रहा है, तो एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट में इन्होंने अपनी PhD की कंप्लीट। In 1923, he returned to India after receiving his doctorate from the University of Cambridge। और 1923 में 1923 में जब वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं PhD, अपना रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, डॉक्टरेट पूरा कर लेते हैं, तो वो फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस आ जाते हैं। आगे हम अब बढ़ते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने के बाद से क्या होता है कि इन 1924, अब 1924 में, एक मिनट मैं ब्रश ले लूँ, 1924 में बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में रीडर और विभागाध्यक्ष के पद पर इनकी नियुक्ति होती है। 23 को वो 1923 में PhD करके वापस लौट आए, और 24 में इनका विभागाध्यक्ष हेड के रूप में ये अपॉइंट होते हैं। कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे इन 1924। और 1934 में वो प्रोफेसर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर से या लेक्चरर से एसोसिएट होते हैं, और एसोसिएट से फिर प्रोफेसर होते हैं। तो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 10 सालों 9 सालों में ये प्रोफेसर होते हैं, और 1959 में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। पर रिटायर होने के बाद से भी ये एमरिटस प्रोफेसर के रूप में इसी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, ये मैं घूरिये के लाइफ स्केच के बारे में बात कर रही हूँ। और ये भी है कि ये इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। आप में से मुझे नहीं पता कि आप ISS के बारे में जानते हैं कि नहीं। इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी जो कि सबसे बड़ी सोशलॉजिकल सोसाइटी है, ये इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल सोशलॉजिकल सोसाइटी भी है, पर यहाँ पर मैं इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी इज़ वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू सोशलॉजिकल स्टडीज़। सोशलॉजिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, पर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ पे भी काम होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आज ISS बहुत बड़े रूप में है एस्टैब्लिश। और आप लोग में से अगर कोई मेंबरशिप नहीं लिया ISS का तो ज़रूर लीजिए। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहिए। और इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के थ्रू भी एक जर्नल पब्लिश होता है जिसे हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। तो ये भी आज भी पब्लिश होता है, और बहुत बड़े बड़े रिसर्च वर्क इसमें पब्लिश होते हैं। तो आप इस संस्था से जुड़ सकते हैं। तो इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी के जो फाउंडर थे वो GS घूरिये थे। GS घूरिये ने इंडियन सोशलॉजिकल सोसाइटी 1952 में इस्टेब्लिश किया, और उसी इंस्टीट्यूशन के ज़रिए इन्होंने सोशलॉजिकल बुलेटिन निकालना शुरू किया, जो कि एक रिसर्च जर्नल है, सोशलॉजिकल बुलेटिन। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी राइटिंग्स कौन कौन सी है। मतलब इन्होंने तो बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत ज़्यादा किताबें लिखी इन्होंने, पर कुछ किताबों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे।
इसमें इनकी जो किताब है वो है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब है, हर एग्ज़ाम्स में ये बुक पूछी जाती है, तो याद रख लीजिएगा। कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल 1938, द एब ऑरिजिन्स 1943 में पब्लिश हुई है, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में पब्लिश हुई, आफ्टर अ सेंचुरी एंड अ क्वार्टर 1960 में, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, अगेन ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली बुक है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया एंड कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये भी इन्हीं की किताब है, GS घूरिये की। नेक्स्ट, फैमिली एंड किनशिप इन इंडो यूरोपियन कल्चर 1962, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, ये भी किताब पूछी जाती है, 1962 में आई है। एनाटॉमी ऑफ रूरल अर्बन कम्युनिटी, द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगेन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ GS घूरिये, शेड्यूल्ड ट्राइब। द महादेव कॉलेज, अगेन इम्पॉर्टेंट बुक। द इंडियन साधुस, अगेन इम्पॉर्टेंट बुक। सोशल टेंशन इन इंडिया, आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस, ये कुछ किताबें मैंने आपको इनके बताई, और आगे चलते हैं कुछ और किताबों के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट जो बुक है वो है द इंडियन रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, वैदिक इंडिया 1979 में आती है, एंड द बर्निंग कैल्ड्रॉन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ये 1980 में आती है ये किताब। तो देखिए, पढ़ने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, हम सारे बुक्स में देख सकते हैं कि किस बुक्स में क्या क्या बातें कही हैं, बट अभी इतना भी नॉलेज लेना थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप सब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चल रहे हैं, उतना ज्ञान लीजिए जितने में कंपटीशन निकल जाए। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेटली आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो राइटिंग्स हम लोगों ने देख ली GS घूरिये की। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके मेथोडोलॉजी पे, ठीक है, मेथोडोलॉजिकल अप्रोच ऑफ GS घूरिये। अब हम इसको देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग उनके लाइफ स्केच को देखे, राइटिंग्स को देखे, इनके मेथोडोलॉजिकल अप्रोच को देखे, और इनके इंडोलॉजिकल, पर्टिकुलरली जिस पे इन्होंने काम किया है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे, उसको हम देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम उनके कास्ट और ट्राइब्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे। तो मेथोडोलॉजिकल अप्रोच में सबसे पहले देखते हैं कि इनको थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट कहा जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट कहा जाता है। वाई? बिकॉज ही ट्राई टू स्टडी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर थ्रू मल्टीपल मेथड्स। इन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए कई मेथड अप्लाई किए। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनका जो मेथोडोलॉजी है वो है इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ही सहारा लिए अपने स्टडी में। इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आधार बनाते हुए स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव को भी यूज़ किया, फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन भी इन्होंने किया, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी किया, बहुत सारे टेक्सचुअल मेथड्स को किया, एम्पिरिकल स्टडी को किया, ठीक है, अनुभवजन्य जो तरीके होते हैं उनको किया। तो बहुत सारे मेथड्स को इन्होंने अप्लाई किया है। दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट। इनको हम थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट कहते हैं। ओके, तो कहीं कहीं एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। बिलीव्ड ऑन एम्पिरिकल एंड टेक्सचुअल मेथड, ये किस मेथड पे यकीन करते थे? एम्पिरिकल मेथड पे भी यकीन करते हैं और टेक्सचुअल मेथड पे भी। देखिए, दोनों ही, जो आप लोगों ने इंडोलॉजी पढ़ा है, तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है, उसी को हम टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे ईपिक्स हैं, हमें उनका बेस बना करके सोसाइटी का स्टडी करना होगा। तो ये टेक्सचुअल मेथड पे भी यकीन करते थे, बट सिमिलरली एट द सेम टाइम ये एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन पे भी करते थे कि हमें फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए इन्हें थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट कहा जाता है। एंड इनिशियली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफ्यूनिस्ट अप्रोच। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच बहुत चलता है, प्रसार
प्रसार का मतलब क्या होता है कि एक अगर कल्चर है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, मान लीजिए ये कोई कल्चर है, ठीक है। कल्चर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे फैलता है बाहर की ओर, इसको डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। मान लीजिए ये एक कल्चर है, मान लीजिए कोई कल्चर है, कल्चर एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर फैलता है, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी की ओर फैलता है, ठीक है, आगे फैलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच। तो शुरू में जब सोशियोलॉजी एज सच नहीं आया था, या अभी धीरे धीरे सोशियोलॉजी ग्रो कर रहा था, एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत ग्रो कर चुका था, तो एंथ्रोपोलॉजी में ये डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच के थ्रू लोग काम करते थे। तो इनिशियली जो थे, शुरुआत में जो जीएस घुरिये थे इस डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को स्वीकार करते थे, ठीक है, ये डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच को मानते थे, बट लेटर स्विच टू ऑन्टोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पर बाद में ये ऑन्टोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की ओर आगे बढ़ने लगे। तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव तो आपको पता है, बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? ऑन्टोलॉजिकल जो अप्रोच है, मैं यहाँ लिखी हूँ कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, ये एक फिलॉसफी का ब्रांच है, दर्शन शास्त्र का ब्रांच है, एंड इज स्टडीड द कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट को पढ़ता है? एग्जिस्टेंस को, बीइंग को, बिकमिंग को, रियलिटी को, कि कोई भी अगर घटना घटित हो रही है तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे रहा, वो कैसे घटित हो रही है, आगे चल कर के क्या होगा, सच्चाई क्या है, इसको ऑन्टोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। तो जीएस घुरिये के मेथोडोलॉजी में हमने क्या क्या देखा कि थ्योरेटिकल प्लूरलिस्ट है, एम्पिरिकल एंड टेक्सचुअल मेथड है, डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच थे, पर बाद में ये ऑन्टोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ गए। हाँ, और क्या देखा है कि ही वॉज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ इंडोलॉजिस्ट, और जिस पर्सपेक्टिव को हमको पढ़ना, एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, तो एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के तो ये अनुयायी थे ही, फॉलोवर थे ही, और पहले फॉलोवर थे एंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमने पिछले वीडियोस में जब इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया तो उसमें इंडोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे मैंने दिए हैं लिस्ट कि कौन कौन से इंडोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट होते थे। उसमें भंडारकर इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे था, ये उनके राइटिंग से इम्प्रेस्ड थे, बल्कि ब्रिटिश राइटिंग से इम्प्रेस नहीं थे। जब भी मैंने जब इंडोलॉजिकल अप्रोच पढ़ाया था, आप देख लीजिए जरा स्क्रीन पे, इंडोलॉजिकल अप्रोच पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि इसकी दो धाराएं निकली थी। दो धाराएं मतलब एक धारा जो इंडियन स्कॉलर्स द्वारा फॉलो की जाती थी, और एक धारा जो आउटसाइडर और इनसाइडर की लड़ाई थी, तो जो वेस्टर्न फॉलोवर्स द्वारा फॉलो की जाती थी। तो जो वेस्टर्न फॉलोवर्स के, जो वेस्टर्न इंडोलॉजिकल थॉट के जो फॉलोवर थे, उसमें विलियम्स जोन्स और मैक्स मूलर थे। तो जीएस घुरिये ये मैक्स मूलर और विलियम जोन से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, ये जो बम्बई का भंडारकर इंस्टीट्यूट था इंडोलॉजी का, उससे ये ज़्यादा प्रभावित थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट उस पे। अब जो इस टॉपिक में हमारा लास्ट टॉपिक है जीएस घुरिये में, वो है जीएस घुरिये का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जीएस घुरिये का इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है? ठीक है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि द मेथड ऑफ स्टडी विच वाज अडॉप्टेड बाय घुरिये इज हिस्टोरिकल एंड इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो घुरिये ने अपनी मेथोडोलॉजी वो की, सेलेक्ट की, अडॉप्ट की, वो कौन सी थी मेथोडोलॉजी? आप लोग ऑलरेडी इसको पीछे देख चुके हैं। उनके मेथोडोलॉजी में हिस्टोरिकल थी और इंडोलॉजिकल थी, इसके अलावा भी थी, पर ये बेस था इनका हिस्टोरिकल और इंडोलॉजिकल। उनका कहना था कि अगर हमें समाज को समझना है तो हमें अपने भारतीय समाज के मूल में जाना अति आवश्यक है, हमें उसके इतिहास को खंगालने की आवश्यकता है, जो धर्म ग्रंथ हैं प्रसिद्ध उनको खंगालने की आवश्यकता है। तो घुरिये हैज़ यूज्ड, और घुरिये ने क्या यूज़ किया अपने मेथोडोलॉजी में? कंपैरेटिव हिस्टोरिकल स्टडी मेथड्स इन ऑल ऑफ इट्स स्टडीज़। जितने भी उन्होंने स्टडीज़ की, चाहे वो कास्ट पे की, चाहे वो किनशिप पे की, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे की,
चाहे उन्होंने धर्म, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे भी काम किया है। जितने भी काम किए हैं ज़्यादातर जो उनका स्टडी था वो कंपैरेटिव हिस्टोरिकल स्टडी था। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, एक समाज से दूसरे समाज की तुलना करना। In this method, traditional forms like Indian history and epics are considered as basis. इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप जानते हैं कि जो हमारे परंपरागत इतिहास है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको हम मूल में रखते हैं, ठीक है। उनको मूल में रख के, उनको बेस में रख करके फिर हम स्टडी की शुरुआत करते हैं। तो ये आपने देखा इनका मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब आगे हम बढ़ते हैं और इनके जो अलग अलग इन्होंने एरियाज़ में काम किए हैं, किस तरह से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ रहा है वो हम इसमें अब देखते हैं। आगे देखते हैं कि घुरिये ने अपने समाजशास्त्री विश्लेषण में अनेक विषयों पे, आप देखिए, आप जब उनके बुक लिस्ट को देख रहे थे, इधर मैं आपको दिखाती हूँ एक, ये पूरे बुक लिस्ट देखिए, इन्होंने कास्ट पे भी काम किया है, रेस पे भी काम किया है, सेक्स पे भी काम किया है, कल्चर पे काम किया है, सोसाइटी पे काम किया है, इन्होंने ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन पे भी काम किया, इन्होंने फैमिली और किनशिप पे भी काम किया, इन्होंने रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ पे भी काम किया है, सिटीज़ पे भी काम किया है, और इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब पे भी काम किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने सारे विषयों पे काम किया है। वैदिक इंडिया पे भी इन्होंने काम किया है। तो इनका जो एरिया था, स्टडी एरिया जो था, वो बहुत ब्रॉड था। He has discussed many topics in his sociological analysis and presented a deep study of Indian society। और तब ऐसा काम करके इन्होंने भारत के समाज का बहुत गहराई से विश्लेषण किया, बहुत गहराई से भारतीय समाज को समझने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे देखिए इन्होंने किया है। देखिए, जाति व्यवस्था, सॉरी ये कौन सा कलर आ गया, हाँ, जाति व्यवस्था पे इन्होंने काम किया है। नातेदारी प्रथा पे काम किया है, सौंदर्य शास्त्र के पे काम किया जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक स्टडी, डायनेमिक्स ऑफ कस्टम्स, किस तरह से हमारा जो कस्टम है, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो किस तरह से बदलते जा रहे हैं। इंडियन सिटीज़ पे काम किया है, विलेज सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है उस पे काम किया है, कोरिलेशन बिटवीन द अर्बन कम्युनिटी एंड सिविलाइजेशन, इंडियन ट्राइब्स एंड रेसेस पे काम किया, इंडियन साधुस पे काम किया है। अब बाद में चल करके इंडियन साधुस पे और लोगों ने भी काम किया है, और बीडी त्रिपाठी को हम कहते हैं कि इंडियन साधुस पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया आज के संदर्भ में। घुरिये ने भी, J.S. घुरिये ने भी इंडियन साधुस पे बहुत काम किया। एंड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, चूँकि आप देखें कि ये लंदन गए, ब्रिटेन गए, बहुत जगहों पे गए, मतलब यूरोप के अलग अलग शहरों, देशों को उन्होंने देखा, अमेरिका के देशों को देखा, तो इन्होंने कंपैरेटिव सिविलाइजेशन पे काम किया कि किस तरह से एक जगह की सभ्यता दूसरी जगह की सभ्यता से अलग है, सभ्यताओं के उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण हैं, ये सब इन्होंने तलाशने की कोशिश की है। घुरिये हैज़ मेंशन्ड द हिस्ट्री, वर्क, डेवलपमेंट, अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन साधुस। इंडियन साधुस के किस किस एस्पेक्ट पे इन्होंने काम किया है, उसके हिस्ट्री पे तो आ गया ना, हिस्टोरिकल मेथड, टेक्सचुअल मेथड, इंडोलॉजिकल मेथड, ये सारे आ गए। तो हिस्ट्री पे काम किया है, उनके वर्क पे कि साधुस के क्या काम है, उनके डेवलपमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट पे, सारे टॉपिक्स पे इन्होंने काम किया है। एंड ही एनालाइज द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू साधु, साधु से रिलेटेड जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उस पे इन्होंने काम करने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं कि इनकी जो बुक आई, इससे पहले हम लोगों ने देखा इनकी किताब को, सोशल टेंशंस इन इंडिया, ठीक है, सोशल टेंशन इन इंडिया। इसमें क्या है, इसमें तनाव के ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत किया है। ही हैज़ प्रेजेंटेड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रेस, किस तरह से सोशल स्ट्रेस हो जाता है, सोशल टेंशन क्रिएट होते हैं, उसके हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव स्टडी को उन्होंने किया। नेक्स्ट इनकी, अब मैं यहाँ पर अलग अलग किताबों में क्या क्या काम किए मैं ये बता रही हूँ।
नेक्स्ट जो है सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन में, इसमें इन्होंने ही हैज़ मैंशन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ कि शहरों का क्या ऐतिहासिक इतिहास होता है, प्राकृतिक इतिहास क्या होता है, इस पे काम किया। मतलब आप सोच लीजिए कि घुरिये ने मेरे ख्याल से कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कितना ब्रॉड स्टडी इनका हुआ है। समय मिले तो हमें किताबों को पढ़ना चाहिए, या किसी एक टॉपिक को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये चूँकि इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से चर्चा की है तो आप उस टाइम के भी समाज को समझ लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ सिटीज़ ऑफ अमेरिका, आप देखिए अमेरिका और इंग्लैंड के शहरों के इतिहास को इन्होंने लिखा है। पोजीशन ऑफ सिटीज़ इन इंडिया, भारत के जो शहर हैं उनके पोजीशंस पे व्याख्या की है। और क्या किया है, सिटी कैपिटल पे बात की कि किस तरह से शहरों के जो कैपिटल्स बनते थे, राजधानियाँ बनती थी, और अलग अलग सिटीज़ के टाइप्स, फॉर्म्स पे बात की है, अलग अलग प्रकारों पे इन्होंने बात की है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी किताब जो है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, इसमें इन्होंने काम क्या किया है, इन्होंने कास्ट के अलग अलग लक्षणों को बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया कि जाति की अलग अलग विशेषताएं क्या होती हैं, जाति की उत्पत्ति कैसे होती है, ओरिजिन ऑफ कास्ट, कास्ट इन डिफरेंट एराज, अलग अलग युगों में किस तरह से जाति रही। अगर आपको कास्ट पे डिटेल स्टडी करनी है तो आप जीएस की घुरिये की कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पे डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा हमें। रेस एंड कास्ट पे इन्होंने बात की है कि किस तरह से प्रजाति और जाति में अंतर को बताया है। अलग अलग शेड्यूल्ड कास्ट पे काम किया है, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन पे भी काम किया है कि अलग अलग जाति के कैसे कैसे व्यवसाय होते थे, और कास्ट के फ्यूचर पे भी बात की है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कास्ट, कास्ट जाति का भविष्य क्या है, इस पे भी इन्होंने काम करने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा डेप्थ में स्टडी किया। अब अगली किताब जो आती है वो आती है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे इन्होंने काम किया। इसमें क्या किया है, इन्होंने ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और साथ में उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस पे काम करने की कोशिश की है। अगर हम रिलीजन की बात करें कि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में भी घुरिये ने काम किया है, तो रिलीजन में इन्होंने धार्मिक विश्वास पे, कर्मकांड पे, संस्कार पे, भारतीय परंपरा में साधु की भूमिका, इन सब पे काम किया है कि हमारे रिलीजियस बिलीफ्स क्या हैं, हमारे रिचुअल्स क्या हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं, साधुओं का रोल क्या है हमारे भारतीय परंपरा में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आवर साधु इन आवर इंडियन ट्रेडिशन, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंडोलॉजिकल अप्रोच से किया गया है, बट साथ में ये मैंने कंक्लूज़न में, सोचिए तो एक तरह से मैं ये जो अगला पॉइंट लिख रही हूँ वो कंक्लूज़न लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या है कंक्लूज़न, कि ये देखा गया है कि इनका जो मूल रहा वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रहा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा, टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव रहा, पर बिसाइड दीज, इन सारे परिप्रेक्ष्यों को अपनाने के बाद भी इन्होंने सर्वेक्षण विधि को अपनाया, सर्वे मेथड जिसको कहते हैं उसको इन्होंने, वो भी एडवांस मॉडर्न सर्वे मेथड्स का इन्होंने चुनाव किया, स्टैटिस्टिकल तकनीकों का, स्टैटिस्टिकल जो आज के रिसर्च में हम SPSS वगैरह का यूज़ करते हैं ना, स्टैटिस्टिकल, अपने जब PhD कर लेते हैं तो जब डाटा एनालिसिस का समय आता है तो हम स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हैं, तो स्टैटिस्टिकल तकनीकों का भी इन्होंने प्रयोग किया। क्षेत्र कार्य विधि, मतलब फील्ड वर्क जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनका भी प्रयोग किया, और इस तरह से प्रयोग करके भारतीय समाज और सामाजिक मानव शास्त्र में अनुभववादी परंपरा की को मजबूती से प्रदान किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने फील्ड वर्क को, इम्प्रेसिस्ट ट्रेडिशंस को बहुत स्ट्रांगली इंडिया के सोशियोलॉजी में एक बेस बना करके जीवंत किया। तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रही हूँ कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इट लिखा है, गलती हो गई लिखने में, तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट कि घुरिये यूज द इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन मैनी ऑफ हिज स्टडीज लाइक इन कास्ट, किनशिप, रिलीजन, इन सबों में प्रयोग किया, बट ही स्ट्रेंथन द इम्प्रिसिट ट्रेडिशन, अनुभववादी परंपरा क्या होता है कि हम जाए फील्ड में, हम इन्वेस्टिगेट करें, हम देखें चीज़ों को, हम सर्वे मेथड करें, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करें, फील्ड वर्क मेथड का यूज़ करें, और इन्होंने अपने इन सारे सिद्धांत में इन सब चीज़ों का भी प्रयोग किया है।
तो आपने देखा, आपने इस वीडियो में जीएस घुरिये के लाइफ स्केच को समझा, जीएस घुरिये के राइटिंग्स को देखा कि मैंने ऑलमोस्ट 17 to 18 बुक्स इनकी लिस्ट दिखाई है जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो आपने जीएस घुरिये की किताबों को देखा, इनको आप मेथोडोलॉजी देखा कि कभी कभी एग्जाम्स में सिर्फ मेथोडोलॉजी आ जाएगा, और फिर इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आप मेथोडोलॉजी और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अलग मत करिएगा, आप दोनों को ही एक साथ डाल दीजिएगा। मैंने अलग इसलिए लिखा कि मे बी एग्जाम में सिर्फ इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम मेथोडोलॉजी लिखूं कि इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखूं, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पॉइंट बनाया। बट इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी क्या है, उनकी मेथोडोलॉजी तो है, जैसे मैक्स वेबर की मेथोडोलॉजी वर्स्टेहन है, आइडियल टाइप है, मार्क्स की मेथोडोलॉजी हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, इसी तरह से अलग अलग लोगों की मेथोडोलॉजी है। तो जीएस घुरिये जी की मेथोडोलॉजी जो है वो इंडोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव भी है, बट नो डाउट कि उन्होंने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, उन्होंने फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन को, इन्होंने एम्पिरिकल ट्रेडिशंस को भी इम्पॉर्टेंस दिया है। तो होप आपको जीएस घुरिये के जिन जिन पॉइंट्स को मैं लेके चली थी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कास्ट से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, और एक वीडियो में जो पॉसिबल हो सकेगा वो देखेंगे। तो चलिए आप सभी को गुड बाय, प्यार, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक एक लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।